कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी तोड़ता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। जब राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन करने के लिए गए
भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था, एक हरा झंडा और चांद सितारे उस पर बने हुए थे। मुस्लिम लीग जो देश के विभाजन का कारण था, वह मुस्लिम लीग अगर आज कांग्रेस का शागिर्द बनी हुई है तो अब कांग्रेस की नीयत पर हमें स्वयं देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये गठबंधन के साथ भी है। सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये जितने भी दल हैं, भाइयों बहनों, सत्ता के दलदल में इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं।
आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम के लिए महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके
देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो।